तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था और अब हम डेप्रिसिएशन करेंगे और ये क्लास भी बलराम सर द्वारा ली जाएगी। बलराम सर, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। जी नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम अपना गुड इवनिंग शहनवाज और सभी को गुड इवनिंग। अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। आपने सुना है कभी डेप्रिसिएशन? कभी सुना है शब्द, ये शब्द डेप्रिसिएशन? सर अकाउंट्स में कहीं भी, अकाउंट्स में कहीं भी? यस बताएं। सर इकोनॉमिक्स में भी होते हैं। हाँ वेरी गुड। कहाँ होता है इकोनॉमिक्स में? सर ह्रास जब होता है, जब हमारी फिक्स जो भी वो होती है, जैसे हमने कोई शेयर खरीदा और जो भी उसका जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने जिस कॉस्ट पे वो खरीदा है, बाद में जब हम उसे बेचने जाते हैं यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, उसको ह्रास कहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, आपने सही बताया। मूल्य का ह्रास कहना हिंदी में हम कह सकते हैं मूल्य ह्रास, है ना? ठीक बताया, मूल्य ह्रास। और कोई बताएंगे? आप म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर लीजिए। जी, हम अपने बिजनेस में भी इस प्रकार की चीजों को करते हैं। अभी आप में से कोई और स्टूडेंट बताएंगे कि मूल्यह्रास क्या होता है या डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर फिक्स एसेट्स में एक्चुअल वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जी, रोहित कुछ कहना है आपने? यस सर। हाँ बताएं। सर मूल्यह्रास वह होती है जब समय के साथ साथ हमारी जो वस्तुएं होती है उनकी वैल्यू कम होती जाती है। जी बिल्कुल। दोबारा बताएं, मूल्यह्रास क्या होता है? जो हमारी परिसंपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों का मूल्य समय के अनुसार क्या होता है? कम होता जाता है। घटता हाँ है जी बिल्कुल ठीक, घटता रहता है। ऐसा क्यों होता है? सर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमने कोई न्यू फोन परचेज किया, तो हमने वो 15,000 का एस्यूम करते कि परचेज किया, बट 3 इयर्स के बाद अगर उसको हम सेल करते हैं तो मुश्किल से उसके 4 या 5,000 मिलेंगे, बिकॉज उनके ऊपर स्क्रैचेस आ गए, तो इसकी वैल्यू अगर डाउन हो जाती है।
सो वो एक तरह से एसेट जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। हाँ, मतलब कुछ टाइम के बाद हम उसको रीसेल, अगर हम रीसेल वैल्यू उतनी नहीं होती, तो ये रीजन क्या होता है उसके पीछे? सर उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक चीज को खरीदते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक में किसी मतलब इलेक्ट्रिक में कोई इतनी सारी चीजें आती हैं, कुछ ना कुछ आगे कुछ उसमें इंक्लूड होता रहता है, उसमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ नए पिक्चर आते रहते हैं, तो मशीनरी में उसकी वैल्यू उस वजह से कम हो जाती है। और अगर कोई चीज फर्नीचर वगैरह हो गई तो उसे टूट गई या फिर उसकी डिजाइन के कुछ लुक पुराने हो गए, तो डिजाइन के अकॉर्डिंग उसके जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सर टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज क्योंकि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हाँ राइट, एब्सोल्यूट राइट है, बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ऑब्सोलेशन क्या बोलते हैं? आउट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आउट ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रेंड में नहीं रहते, कोई इसको आउटडेटेड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? ये भी डेप्रिसिएशन के पार्ट है। सर आउटडेटेड, आउटडेटेड। हाँ ठीक है, ऑब्सोलेशन हम अकाउंटिंग में उसमें ऑब्सोलेशन बोलते हैं, ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक बताया आपने। जी, वेलकम सभी स्टूडेंट का अगेन। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम बिजनेस में हम देखते हैं हमारे पास काफी सारे असेट्स होते हैं, और अभी जैसे विन जी ने, जया ने और काफी सारे स्टूडेंट ने बताया, अलग अलग उन्होंने बताया, क्या नाम है, रोहित ने भी बताया था मूल्यह्रास। क्या बताया था रोहित, एक बार दोबारा बताना, मूल्यह्रास क्या होता है? सर समय के साथ साथ जब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, असेट की वैल्यू समय के साथ होती है। क्या समय कैसे भी किसी ने विनती ने बताया था, किसी ने बताया था कि टेक्नोलॉजी में चेंज होना या फिर और भी चीजों में, है ना, तो वैल्यू किसी असेट में, मशीनरी में, किसी भी वैल्यू में हम कमी को देखते हैं तो होती है। अब आज हम उसी चीज को थोड़ा, हाँ बताएं, हाँ बताओ। राजीव, राजीव बोल रहे थे पहले, राजीव कुछ बोल रहे हो आप? चलो ठीक है, हम इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जी, अगर हम इसमें देखें डेप्रिसिएशन में, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं, कॉज और ये सारी चीजें, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, इस साइड कुछ टॉपिक हैं, हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ये कुछ मेथड है, इसको हटा दो। पहले तो हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के रीजंस, ठीक है। और आप में से किसी ने बताया कि डेप्रिसिएशन का क्या क्या रीजंस बताए थे? एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, है ना, और क्या बताया था? वियर एंड टियर, यानी कि टूट फूट हो जाना, किसी चीज में, असेट में क्षति होना, और उसकी वैल्यू में कमी होना, मूल्यह्रास ये कहलाता है। इसके अलावा और कोई बातें हैं? सर कोई एबनॉर्मल और भी कॉज हो कुछ? जाता है? हाँ, अब नॉर्मल, विनती जी ने कहा है अब नॉर्मल को हम डेप्रिसिएट, बेसिकली सर अभी हम इसको थोड़ा सा ना डिटेल में भी पढ़ेंगे तो। हाँ जी बोलो। हाँ ठीक है, इन्होंने एक चीज बोली कि कुछ अबनॉर्मल लॉस कहना कुछ चाहिए, कि सडनली कुछ जैसे होता है ना, ऐसा कुछ हो जाना, फायर हो जाना, लॉस बाय कुछ ऐसा लग जाना, उसको हम डेप्रिसिएशन में नहीं, वैल्यू तो कम होगी बट वो वन टाइम उसको डाउन होगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी, थोड़ा थ्योरी देखेंगे, थोड़ा कोशिश भी करूंगा कि मैं कुछ प्रैक्टिकल डाटा भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ, अगर मैं कर पाता हूँ तो कुछ एक्सेल की सीट और टैली पे अगर मैं कर पाया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लेजर्स दिखाऊंगा कि हमारे जैसे लेजर्स बनते हैं, और जैसे एक्सेल पे और जिसने टैली पे काम किया है तो उनको मालूम है कि हम एंट्री अगर वन साइड करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सारा बैलेंस टैली होता रहता है, ठीक है। इवन बैलेंस शीट तक हमारा सेट जो है जाता है। और शायद जो अकाउंट के स्टूडेंट जो क्वेश्चंस करते हैं और उन्होंने देखा होगा जो ट्रेड बैलेंस वगैरह बनाता है, अगर आप में से कॉमर्स का है तो उन्होंने देखा होगा कि हम एक जगह पे एंट्री करते हैं तो फिर हमें अगेन सारी एंट्रियां मैनुअली करनी पड़ती है, लेकिन टैली में या एक्सेल की शीट पे ऐसा नहीं होता। रीजन मीन क्योंकि वो सारे फॉर्मूले लगे होते हैं इसके अंदर,
ठीक है। तो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, अभी हम पहले इसको समझेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से सभी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना इसको समझेंगे पहले कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे आराम से, नो डाउट आराम से इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरीके का खर्चा हम कह सकते हैं, या फिर कोई भी खर्चा जब हम कहते हैं इसको आसान शब्दों में और भी ऐसा अगर हम बोले कि मानो कोई एक खर्चा हमने किया है, जैसे एक आपने एक चाय बनाना है, ठीक है, आप में से किसी स्टूडेंट ने एक चाय बनानी है और सेल करनी है, तो आप उसके लिए कुछ असेट्स यूज करते हो, जैसे कुछ बर्न गैस चूल्हा वगैरह, ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ मिल्क वगैरह ऐड करके वो सारा करके कप चाय बनाते हो। तो ये एक कप चाय की कॉस्ट कितनी होगी बता सकते हैं आप? एक कप चाय की कॉस्ट कितनी होगी अगर फर्स्ट चाय बनती है तो? मतलब इस चाय की कॉस्ट में क्या क्या अमाउंट ऐड करना होगा बताएं सर 20 रुपीज होगी Yes, शायद। क्या बता रहे थे आप बताइए। बिल्कुल, मनोज राजपूत जी का कहना है 20 रुपीज होगी। इस 20 रुपीज में आपने क्या क्या ऐड किया ये बताइए। टी, एक तो टी जो लीफ होती है, टी है ना, चाय पत्ती, और मिल्क ऐड किया होगा, और वाटर की कॉस्ट ऐड करी होगी, और बताओ क्या बताए थे आप? सर मैं सुन नहीं मिल्क पाया हो एक बार, जाएगा, चीनी हो जाएगी सर, हाँ। और वाटर तो घर से मिल जाता है, तो और सारी चाय कॉस्ट ऐड हो पत्ती। गई, और क्या रह गया कुछ मिस? हाँ, और कुछ मिस हो गया इसमें, जैसा शुगर वगैरह हो गया, शुगर, ठीक है। इसमें और कौन सी कॉस्ट है जो, जैसे गैस हो गया जो फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं, और कौन सी कॉस्ट है जो मिस हो रहा है? गैस का कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें गैस की कितनी कॉस्ट इसमें ऐड करें हम? जो चूल्हा जो बड़ा जो है, जो केतली का कॉस्ट जो होता है ना, जिसमें कंटेनर जिसमें बनाते हैं, है ना, बर्तन, उसको भी, उसकी भी कॉस्ट ऐड होगी ना, वो भी तो पैसे के देख खरीद के लाए हैं। तो इस एक कप टी बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, अभी आप सबको पता है कि टी जो चाय पत्ती 10 रुपए की आई होगी, 20 रुपए का दूध, इस तरीके से। लेकिन जो असेट है, फिक्स असेट जिसको हम कहते हैं, जो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन सब की हम बात करते हैं। ये जो बड़े असेट होते हैं जिनकी कॉस्ट ज्यादा होती है और ये ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल मतलब कि इनका पीरियड एक टाइम से ज्यादा होता है, ऐसे असेट को हम जब अपोर्शन करते हैं या अलोकेट करते हैं डिफरेंट कॉस्ट में, वो डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है, सेम प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट में हो सकता है, इस तरह के अलोकेशंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये टाइम के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड है, यूनिट वैल्यू मेथड भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है, इसको बोलते हैं, या फिर हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, जहाँ पे स्ट्रेट तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के मेथड हैं, कुछ जगह पे अमोर्टाइज, जिस कुछ कह रहे हैं आप, वही क्या मैं क्या करूँगा, साले चलते हैं, ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। विशाल, भाई आज चलेंगे। हाँ जी विशाल, विशाल म्यूट कर लिया करो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना है आपने, ये जो कॉस्ट लगती है इसमें हम कितनी वैल्यू इसके अंदर ऐड करें, ये एक बड़ा जो है हमारे लिए इश्यू रहता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। विशाल एक सेकंड, ये ना सुन, हाँ ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से फिर सिक्योरिटी लगा देंगे सब जगह की। चलो, तो अभी मैं कुछ आपके साथ थ्योरी डिस्कस करूंगा, देन आई कम टू योर पॉइंट, कि हम बाकी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अभी मेरे को ये बताना है, आपको कुछ थ्योरी बतानी है, फिर देन मैं आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन करूंगा, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बताया कि एक कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से उसको अलोकेट करते हैं। अलोकेट और अपोर्शंस का मतलब होता है एक कॉस्ट है लेकिन वो अलग सभी उस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एक लैपटॉप है मेरे पास, इससे मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे इस लैपटॉप की पूरी कॉस्ट आपसे कवर करूंगा, या फिर इसकी कॉस्ट अलग अलग जगह पे जाएगी? इस मेथड को भी हम, इस तरीके को कॉस्ट को अलोकेट करने को भी हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन। मैं सही बोल रहा हूँ?
नहीं, गलत बोल रहा हूँ अभी तो, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि असेट हमारी यूज हो रही है डिफरेंट लेवल पे, और उसके साथ उसकी वैल्यू को भी उसके खर्चे में ऐड करना होता है। वो मैं यूनिट वैल्यू मेथड पे बार बार इम्फेसाइज कर रहा था, सॉरी, कि इस तरीके से करते हैं। यानी कि कोई भी असेट होती है ना हमारी, उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे विनती जी ने कहा और अगेन काफी बच्चों ने कहा था कि हमारी वैल्यू कम होती है। जिस किसी ने एक और कहा था, ऑब्सोलेशंस कहा था, एक वर्ड डिप्लीशन भी कहा था क्या किसी ने? डिप्लीशन कहा था, ऑब्सोलेशंस कहा था, अमोर्टाइजेशन कहा था, और डेप्रिसिएशन। ये भी इंटरचेंजेबल वर्ड है, चारों वर्ड एक जैसे ही हैं। एक बार वापस से एक बार बताएंगे, कोई स्टूडेंट है आपने से बताएं एक बार। जी एक बार बताएं, कोई सुहानी, विनती और ज्योति, जयास, बताओ। रोहित, शिवम है आज क्लास में? और नए स्टूडेंट भी बता सकते हैं, करण है, मनोज, ठीक है। हाँ जी शहनवाज, आपको मालूम है चारों पॉइंट? ओ सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट ऑफ कर दिया था क्या? देखो, सर आप अगर अनम्यूट कर सिंपल पा रहे हो वर्ड्स आप? में बोले, सिंपल वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, और हाँ, फॉलिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। तो इसके अलग अलग ऐसा है, होता है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। वो आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे उसको समझने की, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन रिलेटेड कंसेप्ट, इसको हम समझेंगे कि कुछ समटाइम्स डिप्लीशन है, अमोर्टाइजेशन है, एक्स्ट्रा यूज करते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। इंटरचेंज मतलब कि हम कई बार सेम यूज करते हैं, बट इसका अगर थोड़ा फोकस करें तो दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है। डेप्रिसिएशन अलग होता है, ये फिक्स असेट पे निकाला जाता है। डिप्लीशन हम किस लिए यूज करते हैं? कोई माइनिंग और क्वेरीज या कोई ऐसे रिसोर्स होते हैं जो वेस्टिंग असेट्स होते हैं, जो रिसोर्स मतलब कोई लिमिटेड अमाउंट में होता है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, जैसे फ्यूल वगैरह हो गया हमारा, है ना, जिसकी कोल वगैरह ये सब चीजें होती है जो कम होते जा रहे हैं, कम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम, ऐसी कोई असेट्स है, ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं। अमोर्टाइजेशन कहाँ यूज करते हैं? intangible proportionate value of intangible assets such as copyright, patent, goodwill, etc. while depreciation refer to the return of the period expiry। तो हो गया टेंजिबल। डेप्रिसिएशन किस लिए यूज करते हैं हम? टेंजिबल के लिए। और अमोर्टाइजेशन कहाँ यूज करते हैं, आप में से कोई बताएं? एक बार हैंड रेज करें जिनको मालूम है। हाँ जी जया जी, आप अनम्यूट हो पा रहे हैं? यस सर, इंटेंजिबल एसेट्स हाँ के लिए बताएं एक बार। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। ठीक सर। इंटेंजिबल एसेट को कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? सर गुडविल हो गया। हाँ गुडविल हाँ हाँ, गुडविल हो गया, वेरी गुड। तो ये सारे एसेट हमारे इंटेंजिबल होते हैं जी, ठीक है। अभी ये किसी को मैं बता देता हूँ जिनको नहीं मालूम, असेट के हमने जो एक बार याद है होगा आपको, हमने कुछ असेट की बात करी थी कुछ टाइम पहले, याद होगा, हमने करंट असेट, नॉन करंट असेट, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है किसी को असेट के बारे में? तो हमने इसमें कुछ आपने मिस कर दिया शायद से, गुडविल, ये भी हमारे लिए असेट होती है, ठीक है। या इंटेंजिबल असेट भी होते हैं। अच्छा, टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज को देख पा रहे हो, ये जिसको टच कर सकते हो, वो हमारे टेंजिबल असेट होते हैं, और नहीं देख पाओगे वो हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी। जी, तो आप जितने भी असेट होते हो, सॉरी, ये जो असेट है जो इसको हम देख पा रहे हैं वो हमारे टेंजिबल असेट होते हैं, और इंटेंजिबल असेट वो होते हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे। अभी किसी ने कहा, जया ने बताया था, जया क्या बताया आपने, क्या एग्जांपल दिया था इंटेंजिबल असेट का? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, हैंड रेज तो कर पा रहे हो, ओके।
बताओ, अब बताओ। गुडविल सर और ट्रेडमार्क बताया था मैंने। हाँ जी, गुडविल और ट्रेडमार्क क्या होता है? गुडविल और ट्रेडमार्क में गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरीके के जो इंटेंजिबल असेट होते हैं, इनकी वैल्यू क्या हमेशा बराबर रहती है, ये कम होती है? जैसे आप में से कोई बताएगा, जैसे कोई ऐसे ब्रांड की वैल्यू आप में से बताओ। एक सेकंड, कौन बता रहे हैं? बिनती जी पूछ रहे हैं। हाँ बिनती जी बताओ, ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसकी वैल्यू आपको लगा हो कि अभी तो वैल्यू ज्यादा थी लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गई इसकी। ऐसा कोई कोई भी इंसान, कोई पर्सन या कुछ भी। सर यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म amortization refers to writing of the proportionate value of intangible assets। सर ये proportionate value का क्या मतलब है? कहाँ लिखा है? एक सेकंड वापस से बताना। सर स्लाइड प्रोपोर्शनल में वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न प्रोपोर्शनेट वैल्यू। अभी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनेट मतलब एक प्रोपोर्शनेट हम वैल्यू निकालते हैं जहां से उसकी वैल्यू को कम कर सकें, राइट। इंटेंजिबल एसेट, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कोई एसेट बता सकते हैं जिनकी वैल्यू आपने देखी हो जो कम होती रहती है? ऐसी कोई वैल्यू है? बताओ। यस जी। सर लैंड को छोड़ के बाकी सभी चीजें होती हैं, इनकी वैल्यू समय के साथ साथ कम होती रहती है। हाँ नहीं, लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी हम इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं। सर मैं unmute- हाँ बताएं, कौन बता रहे थे? मनोज बताओ। क्या बताना? ऐसे इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल पता है आपको? चलिए सुहानी जी से पूछते हैं एक बार लास्ट। एक सेकेंड सुहानी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई भी स्टूडेंट जो है अनम्यूट करके बताएं। सुहानी जी भी कुछ कह रहे थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ बताएं रिया जी। सर जैसे जब मैगी वाला केस हुआ था तो उसके प्रोडक्ट में हाँ मतलब कंपनी को गुडविल का थोड़ा सा लॉस। बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आपने बिल्कुल जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा और परफेक्ट एग्जांपल दिया कि मैगी की जो गुडविल है ना, उसकी वैल्यू अगर मान लो एक टाइम पे हाई थी तो फिर उसकी वैल्यू कम हो गई। यस बिनती जी, आप अगेन कुछ बोलना चाह रहे हो? आप अनम्यूट कर सकते हो, एक्चुअली बीच में मैंने लगाया था वो, अब आप बोल सकते हो। नो सर ये पहले का ही है हैंड रेज। अच्छा पहले के, ठीक है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपने एक बैंक का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप पर्सन वाइज भी देख सकते हो। जैसे आपने किसी ने, याद होगा किसी को, लॉकडाउन में सोनू सूद की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। याद है किसको? सोनू सूद कोई है, पता है, आप जानते हैं? उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, बट क्लास का एक ड्यूरेशन है और उसकी एक लिमिटेशन है क्लास की, सो दैट कि आपको इतनी सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा मैं कि वैल्यू का जो डिप्लेशन होता है ना, इसी प्रकार से बहुत सारी कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कोरोना की दवाई बना सकता है, मैं कोरोना की ना दवाई बना सकता हूँ। तो अब बताओ, आप हंसोगे या नहीं हंसोगे? हंसोगे ना। लेकिन अगर जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम अगर मैं बोलता कि मैं कोरोना की दवाई बना सकता हूँ, तो आप कहते यार क्या बात है, और बना के कोशिश कर लो, क्या पता कुछ हो जाए, है ना। उस समय हर किसी की उम्मीद थी कि कोई ना कोई वैक्सीन बन जाए, है ना। याद है आपको? शायद भूल गए। यस सर। यस सर याद है। यस सर। हाँ, इसका मतलब है कि जो कोरोना का दवाई का जो फॉर्मूला होता है, जो पेटेंट होता है, इसकी एक वैल्यू किस समय पे भी होती है। क्या इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना? बताओ। यस सर कम हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है ना सर। हाँ हाँ, एक टाइम पे इसकी बहुत कीमत है, करोड़ों में या मतलब खरबों में बिजनेस करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती है, उसको वहां पे हम उसको अमोर्टाइज करते हैं, इसकी वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। और हाँ बोलो, एग्जाम्पल हो सकता है? क्या बोला आपने?
सर कॉपीराइट एग्जांपल। कॉपीराइट का एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट दें तो ज्यादा बेटर है। कॉपीराइट ये हो सकता है जैसे कोई कोई चीज आपने मैंने जैसे आप कोई बुक लिखी, रिया ने ना, रिया नाम है ना, पर रिया ने आपने कोई बुक लिखी और आपका बहुत अच्छा नाम है। अब मैंने कहा आपकी ना अलग अलग पब्लिशर्स छापते हैं, आपको पता है, जो बहुत से जो अच्छे राइटर होते हैं उनकी बुक ना सेम बुक आपको अलग अलग मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुलसीदास जी हैं, उनके हनुमान चालीसा अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने छाप रखी है ना। तो अब उन अगर अलग अलग पेटेंट वाले लोग अलग अलग उनकी फैमिली को रॉयल्टी देते होंगे, याद है आपको, किसी को पता है ये बात? मैम सर जुड़वा वैसे तो मूवी लगती तो हो नहीं है सकता है मुझे। ऐसे। हाँ, जुड़वा मूवी का मतलब बताओ दोबारा कैसे? सर जैसे कि मतलब जुड़वा में जो था वो एक तरह से जुड़वा दूसरी भी तो बनाई है कौन? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा इसमें। कुछ कुछ कॉपीराइट होता है कि मान लो मेरा कॉपीराइट है और मैं लिमिटेड लोगों तक ही चलेगा वो, ऐसा कुछ सर एग्जांपल मैं दे सकते इंटरप्ट हैं कर आप कोई लेता हूँ थोड़ा कॉपीराइट सा, एग्जांपल? मैं बता हाँ देता हूँ कॉपीराइट का सही सीन को। देखो बच्चों, कॉपीराइट जी आपको अपने क्रिएटिव वर्क के लिए मिलता है, ठीक है। आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो, जैसे आप कोई बुक लिखते हो, कोई फिल्म बनाते हो, कोई गाना गाते हो, तो ये सब क्रिएटिव वर्क में आते हैं। डांस करते हो, एक डांस का फॉर्म भी कुछ आप तक हो सकता है एक तरीके से, आप कुछ नया करते हो उसमें, तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड होता है। और ये कॉपीराइट सिर्फ आप तक नहीं, आप इसको किसी को दे भी सकते हो। कैसे? आप लाइसेंस दे सकते हो किसी को, ठीक है। तो जो कह रहे थे जुड़वा मूवी पहले भी थी, तो वो लाइसेंस के थ्रू होता है कि मैं इसे मंजूरी देता हूँ कि बच्चा, मतलब जो भी पर्सन है वो मेरे वर्क को दोबारा डुप्लीकेट कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है। तो ये होलसेल पूरा कॉपीराइट होता है, ठीक है। मतलब ओके सर। ये इसकी, मतलब इसकी कोई और कॉपी नहीं बना सकता, ये सिर्फ मेरा राइट है ये। और ये लाइफ टाइम तक होता है पर्सन के मोस्टली, ठीक है। सर जैसे कि जेके रोलिंग से किया था, अब जैसे कि हम देखते हैं, भले ही पहले हैरी पॉटर की सिर्फ बुक आई थी, बट अब उसके टॉय भी होते हैं, उसके थीम पार्क भी होते हैं, तो उसकी तो उसे कॉपीराइट नहीं कहते, तो फ्रेंचाइजी कहते हैं उसकी पर्टिकुलर चीज की, ठीक है। आप गलत जहाँ जा रहे हो वैसे तो, बट ठीक है, कुछ हद तक सही हो आप, लेकिन थोड़ा सा मिसलीड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये सारी चीजें जेके रोलिंग ने तो अकेले बनाई नहीं, उन्होंने अपना हक ही ना दिया कि हाँ आप बना सकते हैं हैरी पॉटर के थीम से अपनी प्रोडक्ट्स को, तो ये कॉपीराइट ट्रांसफर करना जैसा नहीं हुआ? हाँ कह सकते हैं, तरीका एग्जांपल है, बस इतना ही था। ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर। तो कॉपीराइट आपने अच्छे से समझा? यस सर। यस सर। हाँ, अब कोई बताए मेरे को क्या होता है कॉपीराइट? सर हाँ जी, बताएं जल्दी से। हाँ जी। सो बेसिकली जैसे कि अभी बताया गया, कोई भी क्रिएटिव वर्क किसी के भी जरिए किया गया है, क्रिएटिव वर्क या फिर कोई भी जो कि आइडिया फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जा रहा है वर्ल्ड के सामने, उस पे हक उसको बनाने वाले इंसान का होता है, उसको उसका कॉपीराइट मिल जाता है। अब कोई ये नहीं कर सकता वही चीज दोबारा कॉपी करके प्रेजेंट कर दी जाए और उसकी मेहनत को अपने नाम पे, मतलब सॉरी, उनकी मेहनत का फायदा खुद उठाए। जी, अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्सोलेशन, समझ में आ गया आप सबको? अच्छा नहीं, अभी तो हमने अमोर्टाइज तो यहाँ पे पढ़ा था ना, कॉपीराइट वगैरह के केस में पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेशन पढ़ेंगे। ऑब्सोलेशन किसी आप में से ही बताया था किसी ने कि काफी सारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती हैं और काफी कुछ चीजें होती है, तो वहां पर हम ऑब्सोलेशन वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं वहां पर। किसी को और डिटेल में पढ़ना है इसको? कोई है जो थ्योरी इंटरेस्टेड है, कुछ है, कुछ को सुनना है? ठीक है, बता दो सर। हाँ हाँ, कौन है? यस सर, बता दो। ओके, मनोज जी। Obsolescence refer to the decrease in usefulness arising on account of external factors like change in technology, new investment, new
न्यू इन्वेंशंस वगैरह हो गए, चेंज इन स्टाइल एक्सेट्रा, दस इट कॉज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ असेट बिकमिंग आउट ऑफ डेट, है ना, ओल्ड फैशंस वगैरह होने के कारण, ऐसे चीजों के कारण भी हमारी जो मेन असेट है उसमें चेंजेस आ सकता है, यानी आउटडेटेड। यानी कि जो मशीनरी है, इसकी हम बात करेंगे ना, मशीन, कोई मशीनरी आप बनाते हो जिसे बैंड वगैरह बनाते हो, हाथों का जो बैंड नहीं होता था पहले, बहुत ट्रेंड में चलते थे, है ना, वो अब धीरे धीरे लाइफस्टाइल बैंड लोग नहीं पहनते, या फिर ऐसा वो हेडबिन वगैरह, हेडबिन तो अभी भी पहनते हैं, मतलब कोई भी चीज ले लो, क्लिप वगैरह या कोई और चीज जो पहले तो बहुत ट्रेंड में थे लेकिन अब ट्रेंड में नहीं है, ऐसा कुछ चीजें होती हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलेशन, यानी उसकी वैल्यू अब कम हो गई, है ना। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा किसी ने बता भी रहते हैं यहाँ पे कि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं, नई इन्वेंशन होती है, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण, तो हम अपनी असेट को भी वैल्यू को कम कर देते हैं। आज अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग असेट की कीमत 10 लाख है, तो आने वाले 5 साल में उसकी वैल्यू 4 साल बाद उसकी वैल्यू 5 लाख हो जाएगी, आने वाले टाइम में 1 लाख की रह जाएगी। तो ये वैल्यू हम टाइम के अकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि भाई आने वाले टाइम में इसको कोई नहीं पूछेगा, आज इसकी जो बैंड है या कोई ऐसा याद है किसी को, कोई जो रात में चमकता था, ऐसी कुछ चीज थी वो जो मैन्युफैक्चर करता था, तो उसकी बहुत डिमांड थी। या जैसे अभी कह सकते हैं मास्क वगैरह की, जो मास्क मैन्युफैक्चरिंग करने का, मास्क जो होता है ना, आप मास्क पहनते हो, तो ऐसी कोई मशीन है जो मास्क बनाती है ना, मास लेवल पे, तो उसकी कीमत जो है, मास्क की कीमत, मास्क को बनाने वाली कोई मशीनरी है, असेट जो है, उसकी कीमत आज ज्यादा होगी लेकिन आने वाले टाइम में वो कम हो जाएगी। ऐसा कुछ क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशंस बताएं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्लक्चुएशन होता है किसी असेट में सडनली कुछ फॉल हो जाता है प्राइस में, या कुछ सडनली राइज होना, फॉल होना, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का है नहीं शायद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। हाँ जी सर। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ तक मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास जो बताया था रोहित ने स्टार्टिंग में, यहाँ तक कभी किसी सबको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? यस सर। यस सर। और इसमें मूल्यह्रास से रिलेटेड जैसे वियर एंड टियर हो गया, लैप्स ऑफ टाइम, द रीजन बीइंग डेप्रिसिएशन, कोई आप में से अब बता सकता है? वियर टियर हो गया, एंड देन और क्या हो सकते हैं? ऑब्सोलेशन हो गया, डिप्लेशन हो गया। तो ये कुछ और भी रीजंस हैं जहाँ पे हम कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। वियर टियर, लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेशन और डिप्लेशन, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट निकालना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि कप ऑफ मेकिंग ऑफ अ कप ऑफ टी, उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो हमें उसको जो एक कॉस्ट, हम जैसे हम बाकी कॉस्ट को हम ऐड करते हो, तो आपको एक कॉस्ट और ऐड करनी होगी, दैट विल बी आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। किसी असेट का हम अलोकेट करेंगे वहां पर, और वो किस मेथड पे करेंगे वो आगे चल के मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हम करेंगे, बट अभी के लिए क्या होगा आपका ये होगा कि डेप्रिसिएशन को समझना होगा कि असर्टेन द ट्रू वैल्यू, ट्रू प्रॉफिट को निकालने के लिए हम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस सर। असर्टेन द ट्रू, हाँ, असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड असेट इन द फैक्ट्री, इन ये सब हो गया, ठीक है। ये सब ये मेथड ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेप्रिसिएशन इतना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से जो बाकी नॉन कॉमर्स हैं या जिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया होगा, आई होप, कि प्रेजेंटेशन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस को बताने के लिए, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देंगे तो हमारी बाकी कॉस्ट तो ठीक है, हमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रॉफिट तो हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें टैक्स में भी फायदा मिलता है। अगर हम अपनी थोड़ा सा टैक्स में क्या फायदा मिलता है, कोई बता पाएगा कि टैक्स में क्या फायदा होता है? अगर हमारी सेल्स 10 करोड़ है, 10 लाख है, ठीक है, 100 लाख है, इसमें थोड़ा सा अगर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो उस पर्पज से भी हमारे को फायदा मिलता है, ठीक है। फंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, यानी इसका मतलब कोई बता पाएगा मेरे को? फंड रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर मेरे को लैपटॉप है या कोई भी मेरी बाइक है या कोई और भी चीजें हैं, कोई असेट है जो मुझे रिप्लेस करनी है एक टाइम के बाद, और जो डेफिनेट है कि मेरे बिजनेस में ये इतने तक ही चलेगी, तो मुझे सेकंड अगेन कोई, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, इसको क्या लेते हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, ठीक है। एक कोई बाइक है जो 80,000 की परचेज करी है राइट नाउ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 20,000 की हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे इसकी वर्किंग, ये स्क्रैप वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू की मतलब इसकी वर्किंग कंडीशन नहीं होगी, मुझे रिप्लेस करके अगेन एक सेकंड बाइक लेनी होगी।
मतलब कोई न्यू बाइक लेनी होगी या फिर उस टाइम के हिसाब से कोई नई बाइक लेनी होगी, उसकी कॉस्ट अगेन उस टाइम 1 लाख के आसपास होगा। उसकी कॉस्ट उस टाइम हो सकता है 1 लाख के आसपास। ऑब्वियसली टाइम वैल्यू मनी को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम वैल्यू मनी को, तो अगर मान लो 80,000 की, और मैं मान के चलो मेरे पास तो 80,000 की एक असेट रखी है और इसके लिए मैं कोई फंड नहीं बनाऊंगा, तो क्या होगा, जब ये टाइम आएगा तो यहाँ पे मुझे सडनली मुझे ध्यान आएगा कि अरे मुझे एक असेट परचेज करनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ बिजनेस एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो सेपरेट रखते हैं, मेन फिक्स एसेट अकाउंट से अलग रखते हैं, और उनको वहां पे वो डेप्रिसिएट, इस एसेट को डेप्रिसिएट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड में 10 इसका 10% है ना, हर साल उसका 10% बनाएंगे, या फिर हो सकता है अगर 5 साल में है तो 20% से के रेट से बनाएंगे, ताकि सो दैट कि 5 साल में 100% का एक अगेन एक फंड रेज कर सकें। तो उसके माइंड में रहेगा कि इतना फंड हमें इतना कैश में रखना है या बैंक में रखना है, सो दैट कि हम जैसे ये असेट पूरी तरह स्क्रैप हो, कबाड़ में बेचें तो नया असेट आ जाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है डेप्रिसिएशन करने का। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ये है फैक्ट। हाँ जी सर वो डेप्रिसिएशन से टैक्स में जो आपने पॉइंट बताया था उसको एक बार एक्सप्लेन करना। मतलब वो भी एक रिया, आप क्या होता है ना कि जब हम अपना प्रॉफिट, जैसे टैक्सेशन का आपको तो पता है ना कंसेप्ट, आपको टैक्स क्या होता है, ऑब्वियसली किस पे लगता है, हमारी इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे अगर आप रिया हैं या किसी और पर्सन, इंडिविजुअल कोई पर्सन है, तो उसके पे टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ एग्जम्पशंस भी गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा बिजनेस पे कैसे टैक्स लगता है, बिजनेस पे लगता है टोटल उनका सेल्स कितनी हुई, टोटल एक्सपेंस कितने हुए, तो उनका फिर नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। प्रॉफिट वो टैक्स की जो हमारे प्रोविजंस होगी उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो वहां पर भी वो काफी कुछ टैक्स के डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस बताए गए हैं कि आप अपने एसेट पे ऐसे ऐसे डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, सो दैट कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, कॉस्ट है, और कॉस्ट अगर आप लगा रहे हो तो आपकी जो सेल्स मतलब प्रॉफिट है वो कम होगा। तो फिर वो हमारा सेल्स, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियसली में टैक्स का बर्डन भी हमारे ऊपर कम आएगा, टैक्स की लायबिलिटी कम आएगी। क्लियर हुआ आपको रिया? यस यस सर यानी जैसे मतलब कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट। हाँ ये सुहानी कुछ बोल रहे हो, बोलो। जो मैंने समझा बताना चाह रही थी मैं, कि शायद जैसे कि जो प्रोडक्ट है भले उसकी वैल्यू है, बट टैक्स तो कंपनी वही दे सकती है जितना उसने कमा पाया। तो डेप्रिसिएशन दिखाने से जो भी गवर्नमेंट, उन्हें भी पता चलेगा कि इनके पास अभी इतना प्रॉफिट नहीं है, तो उनके ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा बिना ज्यादा टैक्स देने का। Am I right? राइट ठीक है। तो उस पर्पज से भी हम इसको टैक्स डेप्रिसिएशन को यूज कर सकते हैं। काफी लोग को जैसे होता है ना, डेप्रिसिएशन अगर मान लो नहीं लगा रहे तो उनको ये नहीं पता ट्रू वैल्यू। पहला बेनिफिट तो यही है कि ट्रू प्रॉफिट निकालना। ठीक है, ट्रू प्रॉफिट निकाल, जैसे चाय के, अगर चाय की केतली किसी ने कहा कि इतने रुपए हम इसका खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो इसमें एक कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट है जो हम इसमें नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉस्ट भी हम उसमें लगाएं थोड़ा थोड़ा, ताकि उसकी एक्यूरेट प्रॉफिट हम निकाल सके। तो सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जो लास्ट जो उसकी होती है ना, कि कोई मशीन ही खत्म होने के बाद। और उसके मेथड्स तो सिंपल सा होता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट असेट की कितनी है, साल्वेज वैल्यू को ही स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है उसे डिवाइड करते हैं, तो एक हमारा एस्टिमेट अमाउंट आता है। ठीक है, और ये काम कौन डिसाइड करता है? मैनेजरल वर्क है ये सारा। क्या कोई क्लर्कल वर्क नहीं, मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितनी सॉल्व वैल्यू हो सकती है इसकी, इसके असेट की यूजफुल लाइफ कितनी हो सकती है। थोड़ा ये एक्सपर्ट काम है कि कोई एक्सपर्ट ही इसको बता पाएगा कि इसकी ठीक करेक्ट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मेथड्स पर जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले कुछ और भी देखते हैं हम। यहाँ पे मैं सेशन को स्टॉप करता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो मैं आपको ऐसे कुछ वर्कशीट करता, बट अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई और ऐसा क्वेरी, डाउट, या मैं चाहता हूँ कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के हों वो पूछें, और वैसे आप कॉमर्स वाले भी पूछ सकते हो। आपको कुछ पूछना है इसमें से? सर आई हैव अ डाउट। यस पूछें। मैं इसको स्टॉप कर दूं? हाँ जी पूछें। सर जैसे कि कई बार गुडविल पे रिलेटेड होता है कि कंपनी के खिलाफ कोई केस चलता है, या फिर उसके ओनर से रिलेटेड कोई भी र्यूमर निकल जाता है, तो बहुत बार होता है कि शेयर्स के जो रेट होते हैं प्राइस कम होने लग जाते हैं, मार्केट क्रैश करती है। तो ये सारी भी चीजें डेप्रिसिएशन का पार्ट है। हाँ जी, नहीं गुडविल की वैल्यू ऐसे नहीं होगा। जैसे मैंने कोई अग्रवाल स्वीट कॉर्नर सुना है, ठीक है,
मैंने उनकी कोई वैल्यू, कोई अच्छी खासी वैल्यू है, लेकिन हमेशा नहीं रहती, तो वो एक गुडविल मैंने परचेज कर, जो बिजनेस, कुछ बिजनेस हैं जो गुडविल परचेज करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस का आपको सुना होगा, अमलगमेशन करते हैं ना, अक्वायर करते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, अब्सॉर्ब करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मर्ज होती हैं, तो वो एक कॉस्ट ऐड करती हैं अपने, उसमें गुडविल का भी कॉस्ट होता है, उसको भी ऐड करती हैं, उनके उनके लिए होगा ये, ठीक है। ये जो है ना, ये उनके लिए होगा। क्लियर हो गया आपको? यस सर। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है इसमें? यस सर, आप लेंगे आगे इसका, ओम जी? हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, Would you like to add something in this हाँ class? बोलिए, क्या क्या? हाँ जी, हेलो। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से इस क्लास में? मतलब बलराम जी, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि कुछ एग्जांपल दे देते, जैसे मान लो कि अगर मशीनरी है, उनके रेट्स बता दो, या मतलब जितने फिक्सेड रेट, 10 फिक्स रेट, टॉप 10 फिक्स रेट हो जो कॉमनली यूज हो, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, और इनके जो डिप्रिसिएशन का रेट होते हैं वो हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं, वो एज पर इनकम टैक्स लॉ और मिनिस्टर जो कंपनीज लॉ है उनके हिसाब से डिसाइड होता है, और उसके हिसाब से ही डेप्रिसिएट होता है। ये सब चीजें कुछ बता देते, जैसे कि, और कुछ एग्जांपल देते कि हाँ ये चीज, कोई मान लो एग्जांपल है 10 लाख की, कोई मतलब 1 लाख की कोई वो है मशीनरी है, मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 1 साल में क्या होगा, 90,000 हो जाएगा, फिर अगले साल स्ट्रेट लाइन मेथड में, फिर उस नेक्स्ट ईयर उसका 10% लगता। हेलो बलराम जी, मेरी बात हाँ सुन हाँ रहे जी, हाँ जी। तो अभी ये सर ने बताया ना कि अगर डिफरेंट हमारे एक बिजनेस के अंदर कोई सिंगल एसेट नहीं होता, क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी बिजनेस के अंदर सिंगल एसेट नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होते हैं, और ये मैनेजरियल का डिसीजन होता है कि सैलरी वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा क्लरिकल वर्क होता है, उसको काम है कि भाई बताना, लेकिन थोड़ा सा जो कितने % डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है, कब हम अकाउंट के मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करना है, तो सारा मैनेजरियल वर्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा डेप्रिसिएशन भी 2 निकलते हैं, जो है रिया अग्रवाल, आपको मालूम होगा, है ना, आप ने कभी नोटिस किया होगा, तो एक होता है इनकम टैक्स के पर्पज से हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको पता है किसी को टैक्सेशन के पर्पज से, फिर आगे यस विनती जो कुछ कह रहे हो प्लीज बोलो, ठीक है। तो टैक्सेशन के यस सर, डेप्रिसिएशन हम जो लगाते हैं वो एसेट की मार्केट वैल्यू पर लगाते हैं, जो बुक वैल्यू जिस पर हमने बॉट करा था एसेट उस पर लगाते हैं, बुक वैल्यू पे। हाँ, जो बुक वैल्यू पे लगाते हैं। एंड सर एक और क्वेश्चन, आप बता रहे हो कि जो डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स के जो होते हैं, वो जो रेट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ, जैसे कोई भी एसेट है, एग्जांपल कंप्यूटर या लैंड बिल्डिंग, उनका फिक्स होता है कि इतना % लगेगा डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ, वो उस ईयर हाँ जी, हाँ जी, टाइम टू टाइम इनकम टैक्स बताता है आपको कि आपको इस पे, जैसे लैपटॉप पे आपको ज्यादा मिल जाता है, और भी कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनपे डिफरेंट सेट ऑफ है, जिसपे 30% मैक्सिमम अलाउ है, किसी में ज्यादा अलाउ है वो, ठीक है। तो और किसी में सिंगल फर्स्ट ईयर में आप 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, तो ऐसे अलग अलग प्रोविजंस है। आप जैसे SEZ एरिया होता है, वहाँ पे काफी जगह पे हम फर्स्ट ईयर में 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है कि हम पहले ही ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें, ठीक है। वो टैक्सेशन पर्पस का जो है अलग मेथड होता है, मतलब जब टैक्स पर्पस से हम अलग कैलकुलेट करते हैं, जब इनकम टैक्स हमें कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम वो अकाउंटिंग अलग होती है, लेकिन अपने बिजनेस के पर्पस से वो मैनेजरल वर्क होता है। वो डेप्रिसिएशन, आप जैसे विनती के पास कोई एसेट है, उनको पता है कि मेरा ये लैपटॉप 10 साल चलना है, तो वो अलग हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये इनका मैनेजरल पर्पस से होगा। इनकम टैक्स से फिर अलग इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज मेरी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है, अगर मैं टैक्स के पर्पज से अपनी स्टेटमेंट बनाती हूँ, तो इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम PGBP, है ना, ऐसे निकालते हैं ना। अगर इनकम टैक्स किसी ने किया हो तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करी है किसी ने? अच्छा, आप तक किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है आप में से? अच्छा, विनती ने करा है, और नहीं, आपने फाइल किया है, ये पूछ रहा था विनती, ठीक है। तो
हाँ, पूनम जी ने कहा है, तो जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे हम अपने असेट्स के बारे में वापस से अपनी इनकम एंड एक्सपेंस को मेजर करते हैं, वापस से करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरी इनकम कुछ है, ठीक है, तो मैं अपनी टोटल इनकम पर कैसे टैक्स को अगेन इनकम टैक्स के पर्पज से देखूंगा कि मेरी इनकम कितनी है, मुझे कितनी एग्जाम्शन मिल रही है ना। एग्जाम्शन मिलती है ना, जैसे कोई इंश्योरेंस ले रखी है, कौन कौन से खर्चे जो अलाउ हैं, कोई चैरिटी है, कोई डोनेशन किया है तो वो अलाउ है, कुछ कुछ डिसअलाउ हो जाते हैं। तो ऐसे ही डेप्रिसिएशन में भी हम एक एडजस्टमेंट करते हैं कि वो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि 30% चार्ज करो और हमने 20% किया है, तो वहां पे 10% हमें और चार्ज करना पड़ेगा। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम किया हुआ है, इनकम टैक्स ज्यादा नहीं, इतना डेप्रिसिएशन तो मत चार्ज करो, तो फिर वहां पे हम कम चार्ज करते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकते हो सर? पूछिए। जी पूछ सकते हैं। सर मैंने जैसे कोई बाइक बनाई है सर, जैसे कि हीरो ही ले लो, तो सर उसको मैं डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतार सकता? ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। नहीं सर, ये मैं पूछना चाहता था सर। आप क्या पूछना चाहते हो, सही से बोलो। जो आपका क्वेश्चन है आपके क्लास से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चंस आप गूगल पे या फिर अलग तरीकों से या अलग एक्सपर्ट की राय ले सकते हो। हाँ, दोबारा पूछो। ओके फिर ऐसे आप पूछ लो, क्लास पूछ में लो। टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है? बलराम जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या सभी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बलराम जी, यस। ओके ओके ओके, मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था। कुछ कह रहे थे सर, किसी का क्वेश्चन था, आपने जवाब दे दिया उसका? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, एक और पूछें। मेरा क्वेश्चन नहीं था, बच्चों का क्वेश्चन था सर। हाँ पूछें एक बार। मनोज जी आप कुछ पूछ रहे थे, मनोज राजपूत जी, और क्या किसने पूछना था? सर अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन डिफरेंस क्या है? अच्छा, अमोर्टाइजेशन हम लगाते हैं इंटेंजिबल असेट पे, ठीक है। अमोर्टाइजेशन किस पे लगाते हैं? इंटेंजिबल असेट पे। और आपने सेकंड चीज क्या बोला? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्लीशन। डिप्लीशन हम लगाते हैं कोई ऐसी जो माइनिंग वाले एसेट नहीं होती, जो हमारे नेचुरल जो फ्यूल कोल ये जो खत्म होने वाला है, जैसे हम बोलते हैं ना पेड़ पौधे फसल, तो ये सब एसेट तो है, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे 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 इसकी एज होती है। जैसे जो कोई भी बरगद का पेड़, कोई ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्स, ऐसी कोई माइनिंग वगैरह जो होती है ना, इसके ये एसेट की तरह है। आपके पास एक राइट मिला है कि आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, लिमिटेड टाइम तक है। और जो अमोर्टाइजेशन तो इंटेंजिबल एसेट जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ठीक है, इन सब पे अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं हम। जी नेहा जी, यस सर। क्लियर हो गया नेहा जी? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी पूछिए जया जी, कुछ जया जी, सॉरी। लीज होल्ड क्या होता है? लीज होल्ड होता है कोई टाइम, एक रेंट पे उसकी तरह होता है, एक ऑनरशिप होती है इस पे। अच्छा, डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो क्या?
यस सर। एक्चुअली हाँ, ये भी फिर इनकम टैक्स का ही है। इनकम टैक्स में भी जैसे हायर परचेज करते हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। और आप जैसे कोई रेंट पे रहते हो तो वो रेंट का एक्सपेंस आप अपने अपने पीएनएल अकाउंट में रेंट को डालते हो। लेकिन जब आप लीज पे कोई एसेट लेते हो तो फिर उसको पे आप डेप्रिसिएशन पे करते हो, मतलब उसको आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। ठीक है, लीज एक तरीके से वही है, लीज पे हम बोल सकते हैं, रेंट तो रेंट की तरह ही इसको समझ सकते हैं। बाकी इसका तो पूरा प्रॉपर एक समझना पड़ेगा, लीज पे क्लास सेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, लीज भी दो लीज होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग लीज होता है, दूसरा फाइनेंस लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज कंप्लीटली रेंट की तरह होता है। फाइनेंस लीज होता है जैसे आपने पैसे कुछ एडवांस डाउन पेमेंट करके बाकी हायर परचेज में जैसे हम करते हैं ना, असेट लेते हैं, तो वहां पे फिर हम उसको लीज बोलते हैं, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो टू टाइप ऑफ लीज होते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, एक बार फिर से बताइए कौन से होते हैं दो टाइप्स? एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग तो कम्प्लीटली हम कोई किसी, मान लो मुझे कोई एसेट चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए कोई टेम्पररी, तो एक कुछ काम के लिए चाहिए तो मैंने उस तरीके से कर लिया। फाइनेंस लीज होता है कि मैं कुछ इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, और फाइनेंस लीज में क्या होता है, एक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का तो एसेट की ऑनरशिप टाइटल मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, वो होता है हमारा फाइनेंस लीज। इन दैट केस आई कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। ओके सर। क्लियर हुआ आपको? थैंक यू। और कुछ कुछ पूछना है और किसने कुछ? सो थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग क्लास। और मैं मीटिंग पहले माइक ओम को सौंपने से पहले ये बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे स्पेशली आर्ट्स से हैं, हो सकता है उनके लिए जो टर्म्स हैं एसेट्स है या फिर डेप्रिसिएशन और भी काफी बड़े टर्म है, लीज, स्पेशली जो हिंदी से बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैं भी रहा हूँ, हालांकि मुझे चीज समझ आ रही है, लेकिन पर आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। काफी ज्यादा इन द सेंस, मतलब आपको हर क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, और ये बात सभी के लिए है, आप सभी को रिवाइज करके आना होगा, ताकि जब हमारा जॉब फेयर हो, ताकि उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं और हम आगे अच्छे बच्चों को भेज पाएं। तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। और ये सच बात है कि कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो अच्छे से जल्दी समझ कैच कर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका माइंड उस तरीके से तैयार किया गया है उन 2 सालों में जो उन्होंने 11th-12th में लगाए हैं। तो आपको वही मेहनत यहाँ पे दूसरी तरफ से कह सकते हो करनी पड़ेगी, और होप आप करेंगे भी। ठीक है, थैंक यू। सो मैं अब ओम को माइक देना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू। अभिषेक, मेरा वीडियो ऑन करा जाए। क्या हुआ ओम? मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। You cannot मैं start your यहाँ से कमांड दे नहीं सकता हूँ वैसे। you cannot start your video because the host has disabled. ओम जी वैसे अभी आ नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ अभी क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज जो डेप्रिसिएशन की जो क्लास थी बलराम जी ने लिया है और बहुत ही अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू होती है हर चीज की। जैसे कि मान लो अगर उसकी 10 लाख रुपए वैल्यू है बिल्डिंग की, तो एज पर इनकम टैक्स अभी कॉमनली जो 5% डेप्रिसिएशन लगता है। तो 10 लाख की 5% जो है आपका डेप्रिसिएशन कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा? 5000। 5000। 5000 होता है। यस। 10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लाख। 25,000। हाँ 50,000। हाँ 50,000। ठीक है, एक छोटी चीज है, मान लो 1 लाख की कॉमन चीज ले रहा हूँ। 1 लाख पे अगर हम 5% लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो उसका होगा 5,000। और हम जैसे मान लो 1 साल हो गया, अगर किसी चीज डेप्रिसिएशन का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, तो उसमें अगर डेप्रिसिएशन 1 साल हो गया तो 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन जब 5% लग जाएगा बिल्डिंग पे, तो अगले साल उसकी जो बिल्डिंग की वैल्यू होगी, अगर 1 लाख वैल्यू है और 5% डेप्रिसिएशन लगा, 5,000 माइनस हो जाएगा और अगले साल वो कितने का हो जाएगा? 95,000। ठीक है, 95,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉमनली यही यूज होता है। तो और एक और चीज है, फिर अगले साल 5% डेप्रिसिएशन करना, 95,000 का 5% निकालेंगे, फिर उसका डेप्रिसिएशन हम माइनस करके फिर अगले साल उसकी वैल्यू रखेंगे अपने पास। तो डे बाय डे जो एक किसी चीज की भी वैल्यू है वो गिरते जाता है।
तो कुछ और मतलब और में मतलब बिल्डिंग का जैसे 5% है, बिल्डिंग में भी मतलब आपको बाइफरकेशन होना चाहिए कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है नॉट इंक्लूडिंग बोर्डिंग हाउसेस एंड होटल, अगर कोई बिल्डिंग है होटल और बोर्डिंग हाउस उसके लिए यूज नहीं होता है तो उसमें 5% लगेगा। अगर वही बिल्डिंग हाउस है और होटल में यूज हो रहा है और बोर्डिंग हाउस के लिए तो उसका डेप्रिसिएशन 10% है। ठीक है, तो वो हर साल 10% से मतलब वो कम होगा। ठीक है, एक और बिल्डिंग है, बिल्डिंग जैसे कई लक्कर की बिल्डिंग होती है प्योरली टेम्परेली कंस्ट्रक्टेड लाइक वुडन स्ट्रक्चर, तो उन पे डेप्रिसिएशन जो है 40% लगता है हर साल। ठीक है, कोई 1 लाख का है और अगर एक साल में 40% डेप्रिसिएशन कम हुआ तो अगले साल कितना हो जाएगा 60,000 का, और उसके बाद अगले साल फिर 40% कम होगा। ऐसे करके वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाती है और खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर में फर्नीचर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? फर्नीचर तो आपको पता है कि फर्नीचर क्या होता है। फर्नीचर के अंदर आता है एनी अदर फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स। फिटिंग जो भी इधर तो जो हम फर्नीचर से और पिक्चर जो तैयारी करते हैं, जो घरों जो डेकोरेट करते हैं, खर्चे उर्चे करते हैं 50,000 मान लो 20,000, तो उसके डेप्रिसिएशन लगता है हर साल 10% उसका रेट है एज पर कॉमनली इनकम टैक्स के हिसाब से। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी, किसी कंपनी में मशीन होता है ना जिससे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसकी वैल्यू जो है हर साल कम होती रहती है। तो वो अगर उसके जो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से उसके ऊपर है 15%। मान लो अगर उसकी डेप्रिसिएशन का एक वैल्यू है, मतलब उसकी प्लांट या मशीनरी का अगर वैल्यू है 1 लाख रुपए है, तो पहले साल अगर एक साल में अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो 15% अगर लगेगा तो कितना घट जाएगा वो 15% कितना होता है 1 लाख का? 15,000। तो 15,000 गिर जाएगा। अगर मान लो कोई अगर प्लांट एंड मशीनरी मान लो 6 महीने के अंदर लिया, मान लो 6 महीने के बाद ली, 6 महीने में ही रहा है वो पूरे साल में 6 महीने, तो 7.5% लगेगा, उसका आधा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे साल का लगेगा, दो ही मतलब होता है डेप्रिसिएशन का, जो या तो 6 महीना या पूरे साल का। और प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और ये प्लांट एंड मशीनरी का भी अलग अलग बाइफरकेशन है, मतलब मोटा मोटा मैंने कुछ चीजें आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि हम आप इन फ्यूचर और भी मतलब सीखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जो आर्ट्स वाले हैं, और उनको अगर कुछ और भी क्वेश्चन हो या कुछ हो तो हम वो भेज देंगे मैसेज, तो हम और भी एग्जाम्पल हो तो ये हम बता भी देंगे। थैंक यू। आप ऐसे कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर योर रेलेवेंट असाइनमेंट। एंड अब आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं और अपने अटेंडेंस के लिए आप चैट बॉक्स में अपने नाम और नंबर लिख के 3 नंबर लिख दीजिए लास्ट के, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर चैट तो सर चैट डिसेबल है। सर चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल है, बलराम को बोल दो। चैट भी डिसेबल है, चलो कोई नहीं, मैंने आपकी क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, मैं लगा दूंगा उसके हिसाब से। चलो अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर।